Class 10, Civics Chapter 1, Power Sharing means Power Sharing means सत्ता की साझेदारी. फर्स्ट ओवरव्यू. इस चैप्टर में हम लोग लोकतंत्र की यात्रा के बारे में पढ़ेंगे. पिछले साल जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं लोकतंत्र की व्यवस्था, उसकी ताकत, उसके अंग जो सीमित हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच समझ सत्ता को केंद्रित कर देना लोकतंत्र के काम काज के लिए बहुत ज़रूरी है. पहले तीनों अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर पढ़ेंगे. इसके बाद बेल्जियम और श्रीलंका की दो कहानियों के बारे में पढ़ेंगे. ये दो घटनाएं बताती हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियाँ सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह से निपटती है. इन घटनाओं को समझने में हमें इस पर मदद भी मिलेगी. लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की ज़रूरत क्यों होती है. इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों में बातचीत कर सकेंगे जिसका चर्चा हम अगले नेक्स्ट टॉपिक्स में करने जा रहे हैं. फर्स्ट टॉपिक जो हमारा इसमें है बेल्जियम एंड श्रीलंका. बेल्जियम इज स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉल इन एरिया देन द स्टेट ऑफ द हरियाणा. बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जो क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है. इसकी जो सीमाएं हैं, बॉर्डर जो है वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती हैं. इसकी आबादी 1 करोड़ से ज़्यादा है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी. एक छोटे से देश में समाज की जातीय चुनाव बहुत जटिल है. इस देश में खुद 59% हिस्सा फ्लेमिश लैंग्वेज में रहता है और डच बोलता है. यानी जो 60% के लगभग जो आबादी है वो फ्लेमिश लैंग्वेज रहती है जो डच भाषा बोलती हैं. शेष 40% लोग जो है वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं जिनकी भाषा फ्रेंच है. शेष 1% लोग जो है जर्मन बोलते हैं. राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग जो हैं वो फ्रेंच और 20% फ्रेंच बोलते हैं. अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग जो है, जो माइनॉरिटी जो लोग हैं, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं. बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोग इस स्थिति से नाराज़गी थी. इसके चलते 1950 से 1960 के दशक में फ्रेंच और डच वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगे. दोनों को ऐसा लगता था कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, इसलिए उनके साथ हमेशा इस बात को लेकर टकराव होता रहा. नेक्स्ट लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन द अनदर कंट्री. अब इसके बारे में हम तुलना हम दूसरे देश से करते हैं. श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर. दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी भी कई जातीय समूहों के लोग हैं. सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है जिनकी आबादी 74% है. कुछ उसमें तमिल के लोग भी आते हैं और कुछ भारतीय तमिल के लोग भी वहाँ पर रहते हैं. तो आबादी की कुल जनसंख्या में 18% लोग तमिल में भी हैं जो श्रीलंकाई मूल के हैं और जो कुछ भारतीय मूल के भी हैं. उसमें देखा जाए तो कुछ सीली लोग हैं, कुछ तमिल श्रीलंकाई हैं, कुछ तमिल हिंदुस्तानी भी जो है जो वहाँ पर उपनिवेशिक काल से ही वहाँ के बागानों में काम करते हुए रहे हैं जो भारत से लाए गए थे. अभी श्रीलंका के नक्शे पर देखा जाए तो तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद. अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध है, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान हैं. श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है और सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं. अब वहाँ पर स्थिति ऐसी हो गई कि बेल्जियम स्थिति भी ऐसी है कि जैसे बेल्जियम और डच भाषी लोगों की बड़ी संख्या के कारण जो कठिनाइयाँ हो रही थी वही कठिनाई उस तरह की चीज़ें यहाँ पर भी हो रही थी. इसमें उनके बीच भी लड़ाई और बढ़ जाती है, समता इसमें देश बढ़ जाता है. ब्रुसेल्स पर
हाँ, तो इससे क्या होता है कि देश बढ़ जाता है, ब्रुसेल्स पर दोनों अपना अपना दावा ठोकते हैं। श्रीलंका में भी यही हाल है। श्रीलंका में सीनी आबादी का बहुमत ज़्यादा है, तो वो लोग मुल्क में अपनी मनमानी चाहते हैं। इस तरह से दो दो समुदायों, दो भाषा भाषी क्षेत्रों में आपसी मतभेद उभरते रहते हैं।